हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर का आखिरी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया एंड यूएस रिलेशंस कवर करना इज़ लाइक आपका बाकी सभी एस्पेक्ट्स भी हमें कवर करने पड़ेंगे। यानी कि आज के सेशन में हम नेटो के बारे में भी पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट आपका विल बी टॉकिंग अबाउट क्वाड। इसके अलावा रिसेंटली ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि ये यूएस का प्रोजेक्ट नहीं है, देखिए यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल्स आपको देना चाहूँगी। हालांकि इसके नोट्स आपके अपडेट कर दिए गए हैं, तो आपको नोट्स में से तो ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी ही। तो यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट, ये जो इनिशिएटिव है, लॉन्च किया था 2021 में। आपको याद होगा हमने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में देखा था कि इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे जापान और इंडिया का एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट हो गया। देन वी हैव यूएस का प्रोजेक्ट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, राइट। तो उसी में आपका यूरोपियन यूनियन, ये जो प्रोजेक्ट है यूरोपियन कमीशन की तरफ से इनिशिएट किया गया 2021 में, ठीक है। तो इसका टारगेट ये है कि 2027 तक आते आते 300 बिलियन यूरोस यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अब ये प्रोजेक्ट $4 ट्रिलियन का है। इन टर्म्स ऑफ यूरोज अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, यहाँ पर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थे, वो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे थे सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में। लेकिन ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर बिजनेसेस, एनजीओज, ये सभी जो हैं इसका पार्ट है। बाकी ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग यहाँ पर हुई है 2023 में। इट हैपेंड ऑन 25 अक्टूबर, राइट। और ये जो मीटिंग है, करंट अफेयर्स में भी आपने इसके बारे में शायद थोड़ा पढ़ा होगा, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि चाइना की थर्ड मीटिंग हुई थी। एक्चुअली आपको पता है कि 2013 में अनाउंस हुआ था, तो 2023 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस हुए हो गए 10 साल। तो इसीलिए चाइना ने यहाँ पर अपनी थर्ड फोरम बुलाया और इस बारे में बात की। बाकी आपको पता है कि चाइना के प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो इस फोरम में ज़्यादातर जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें चाइना ने इन सभी क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने की कोशिश की। चाइना ने कहा कि हम एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉलो किए जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके की बातें करी हैं। खैर, और जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, दे वर होपफुल कि आगे जो है काम अच्छे से हो। लेकिन चाइना के इस फोरम में अप्रॉक्सीमेटली लाइक 150 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट, बट व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है 40 कंट्रीज आर देयर। और यहाँ पर दूसरे पार्टनर्स भी हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन के अलावा यहाँ पर इंडिया प्रेजेंट है, यूएस भी इसमें प्रेजेंट है, जापान इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में मिल करके ग्लोबली जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की लैकिंग है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा हैं या एनर्जी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं। इनफैक्ट कुल मिलाकर के 99 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्लोबल गेटवे का पार्ट हैं। और इन 99 प्रोजेक्ट्स में से एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 66 हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर एनवायरमेंटल फोकस्ड। और इसके अलावा 1/5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो मेनली जो हैं ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड नीड्स पे ध्यान दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें से भी जो ज़्यादातर मतलब ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे।
तो कंपैरेटिवली ये देखा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू एशिया, कंपेयर टू द बाल्कन एरिया, जो आप कह सकते हो कि यूरोपियन स्टेट्स के क्लोज है। तो ज़्यादातर मतलब ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर, तो बेसिक मुद्दा मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि व्हाट रियली हैपेंड। बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलरेडी आपको पता है, ग्लोबल गेटवे इज़ अ काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इसकी डिटेल्स आपको बाकी नोट्स में मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं, हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के साथ में। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर क्वाड पे भी फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ हम नेटो पे भी फोकस करेंगे आज। एंड इंडो पैसिफिक के तो खैर हम काफ़ी बार बात कर ही चुके हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो सबसे पहले तो भारत और यूएसए की जब भी यहाँ पर बात होती है तो मेनली जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पर ये आते हैं कि अगर आप थोड़ा सा यूएस के बारे में, चलिए पहले बात करते हैं। यूएस में कुल मिलाकर के वी हैव लाइक 50 स्टेट्स। 50 स्टेट्स मतलब 50 प्रोविंसेस हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, एंड फेडरल कंट्री है ये। तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू सिस्टम आपको दिखेगा जो इंडिया के साथ में कॉमन है, या आप कहेंगे कि काफ़ी हद तक सेम प्रिंसिपल्स पे काम करता है, राइट। सो भारत और यूएस के जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं वो ये हैं कि वी हैव अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए। और ये जो पार्टनरशिप है हमारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के चलते कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें एरिया ऑफ कन्वर्जेंस या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों ही इंडिया एज वेल एज यूएसए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं एंड बायलेटरल रीजनल ग्लोबल इश्यूज़ में काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर इनका सिमिलर सा स्टैंड है। तो एम्फेसिस यहाँ पर जो है इसीलिए यूएस की तरफ से रखा जाता है। आज के समय पे तो भारत एक आइडियल स्विंग स्टेट है, तो इस वजह से जो है आपको इनके संबंध बहुत ज़्यादा जो है मजबूत होते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट रिसेंटली जो हमारे बायलेटरल टाइज इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जो कोऑपरेशन इतना इन्हांस हुआ है, उसमें अभी रिसेंट चले साथ साथ करके एक मोटो जो है वो प्रमोट किया जा रहा था कि यूएस और जो भारत है वो दिल गो फॉरवर्ड टुगेदर, मतलब साथ में काम करेंगे। और इसीलिए शेयर्ड एफर्ट एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल जैसे नारा जो है प्रमोट किया जा रहा था, यानी कि साझा प्रयास और सबका विकास, इस तरीके की चीज़ें जो है प्रमोट की जा रही थी। इनफैक्ट 2014-2015 में जब भी समिट हुई उस समय पे प्रेसिडेंट यूएस के ओबामा हुआ करते थे, तो इस तरीके के आइडियाज़ को प्रमोट किया जा रहा था। इनफैक्ट 2016 में तो फिर इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में ये भी कहा गया कि नाउ दे आर ग्लोबल पार्टनर्स, स्पेसिफिकली आज के टाइम पे 21st सेंचुरी के ग्लोबल पार्टनर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी ध्यान देने वाली हैं। लेकिन वी हैव डेनिस कक्स, जब ये इंडिया और यूएस के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भारत और यूएस जो है एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज हैं। ठीक है, यानी कि एक तो आप देखोगे कि यूएस इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और भारत को अगर देखा जाए इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हालांकि कोल्ड वॉर के बाद से मतलब ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो एक दूसरे से दूर थी काफ़ी हद तक, फिर जब कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है मजबूत होने लगी। और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है द राइज ऑफ चाइना। आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद रियलिस्ट थिंकर्स आए थे जैसे जॉन मेयर शिमर जैसे, और जो इस चीज़ पे बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि चाइना के राइज को सपोर्ट मत कीजिए, चाइना कल को आपकी हेजेमनी को चैलेंज कर सकता है। चाइना का राइज इतना पीसफुल नहीं होगा, चाइना बहुत चालाक है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है।
और वहाँ से फिर शुरुआत हुई कि जॉन मेयर शर्मा ने कहा कि हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में मिल करके बक पासिंग और इस तरीके की जो है अमेरिका को पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए कि सारा बर्डन खुद नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए इस पूरे एनालिसिस में आप देखेंगे कि व्हाट इट इज़ अलाइनिंग टुवर्ड्स, कि कहीं ना कहीं भारत के साथ में मिल करके यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? जब सबसे पहले भारत ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट किए 98 में। उसके बाद भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ड्राफ्ट ही सही लेकिन उस समय पे ड्राफ्ट जो है न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अपनी लॉन्च की। तो जब वो किया गया उसके बाद ऑपरेशन शक्ति के बाद जो है यूएसए के साथ में 14 राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद 2 साल के अंदर अंदर इतनी बार बात हुई है यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में। तो इतनी बार जो है मीटिंग्स हुई। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट उस समय पे क्लिंटन थे, तो वो भारत भी आए और वहाँ से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई इनके साथ में, जब यूएस की तरफ से एक विजन स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया गया था। तो अब तक क्या होता था कि जब भी यूएसए इंडिया के साथ में एंगेज करता था तो हमेशा पाकिस्तान के साथ में भी एंगेज करता था। तो यानी कि यूएसए हाइफनेशन की पॉलिसी फॉलो करता था। हाइफनेशन क्या होता है? हाइफनेशन कहते हैं, ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज़ हाइफन, बेसिकली ये जो डैश दिख रहा है इसका मतलब है कि जब भी यूएस इंडिया की बात करेगा तो साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर के भी कुछ कहेगा, वहाँ पर भी विजिट करेगा अगर इंडिया विजिट करेगा तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंडिया पॉलिसी यूएसए फॉलो करने लगा और इसका कारण है एशले टेलिस। एशले टेलिस एक इंडियन बॉर्न यूएस एक्सपर्ट हैं। इनके इन्फ्लुएंस की वजह से जब बुश उस समय पे प्रेसिडेंट थे तो डी हाइफनेशन की पॉलिसी स्टार्ट हुई कि जब भी आप भारत के साथ एंगेज करते हैं पाकिस्तान के मुद्दे को बीच में नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान को आप इंडिपेंडेंटली डील कीजिए, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया तो यू हैव टू गो ऑल इन व्हेन इट कम्स टू इंडिया। और इसका बदलाव का कारण क्या था? इसके बदलाव का कारण था कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो है कम हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान चाहिए था अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए और वो चीज़ हो चुकी थी। अफ़गानिस्तान को कंट्रोल क्यों करना था? क्योंकि ऊपर रशिया बैठा हुआ था, सोवियत यूनियन था बेसिकली, विल नॉट से रशिया, एंड सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, उसको कंटेन करना था। ये एक कारण था। इस वजह से पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस थी वो एकदम नीचे चली गई कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। और साथ ही साथ एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते 1991 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे जो है बूस्टअप होने लगी, अट्रैक्टिव होने लगी। आज के समय पे तो इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव। और साथ ही साथ उस समय तक आते आते इंडियन डायस्पोरा यूएस में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। तो इंडियन डायस्पोरा ने भारत के लिए लॉबी क्रिएट की और वहाँ से इस तरीके की पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो की गई। और एक और बहुत बड़ा कारण था कि चाइना का राइज हो रहा था। चाइना को कंटेन करने के लिए वी नीडेड सम स्टेट्स जो काउंटर करना चाहते हैं चाइना को भी। तो इंडिया वाज इनटू दैट जोन। और इसीलिए आप देखेंगे कि 2010 में जब ओबामा जो है भारत आए थे अपनी विजिट पे, तो उस समय पे जो है भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्टार्ट हुए और इन्हीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स की वजह से आगे जा कर के ये अपग्रेड किया गया 2015 में, 5 साल के बाद, स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग में। फिर जब ट्रम्प आए तो उस समय पे 2+2 डायलॉग की शुरुआत हो गई और 2+2 डायलॉग के चलते बहुत सारे अग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन हुए, जैसे कि वी हैव लिमोआ, वी हैव कॉमकासा, वी हैव बेका। ये सारे अग्रीमेंट्स जो हैं यहाँ पर साइन हुए हैं। लिमोआ साइन हुआ है 2016 में, कॉमकासा हर 2 साल के बाद आपको दिखेगा 2018 में, और बेका साइन हुआ है 2020 में। और इसके बाद भी अगर देखेंगे भारत को STA1 का स्टेटस दे दिया गया। इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी। क्यों? क्योंकि ये भारत को इक्वलेंट बना देता है नेटो के कंट्रीज़ जो हैं, जो नेटो एलाइज हैं यूएस के, उनके काफ़ी इक्वलेंट हो जाता है। मतलब जिस टेक्नोलॉजी का या जिस एडवांस लेवल पे उनको वेपन्स या इक्विपमेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल वही एक्सेस जो है वो भारत को भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था।
तो अभी अगर देखें तो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ रिलेशंस एट प्रेजेंट, इंडिया हैज़ द क्लोजेस्ट रिलेशंस विद एनी कंट्री, और वो कंट्री है यूएस। तो वन साउथ ब्लॉक वॉज नोन फॉर इट्स रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, याद कीजिए एक समय पे जो है जब हम बात करें स्पेसिफिकली 1945 के बाद की, तो वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई और उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो उस समय पे भारत जो है फाउंडिंग मेंबर था नैम का, और नैम रिप्रेजेंट करता था साउथ ब्लॉक को। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ और साउथ के बीच में डायलॉग भी हुआ था कि नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक समय हुआ करता था जब भारत की पॉलिसी कुछ ऐसी हुआ करती थी, नेहरू के अंडर में भी एंटी अमेरिकनिज्म पॉलिसी हुआ करती थी, मतलब अमेरिका के साथ में इतना ज़्यादा जो है अलाइन नहीं होती थी। लेकिन अब ये चीज़ जो है पास्ट बन चुकी है, इतिहास बन चुकी है। वाजपेयी के समय से जो है चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हुई, और आप देखेंगे कि वाजपेयी ने अपने समय पे, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे 98 की बात है, उस समय पे इन्होंने यूएसए को कहा था कि यूएसए इज़ द नेचुरल एलाई। और उस समय पे मोदी जी ने भी ही हेल्ड दैट जो हमारी रिलेशनशिप है इट हैज़ ओवरकम हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, यानी एक समय पे भारत जो है बहुत ही हिचकता था जब भी यूएसए के साथ में एंगेज करता था, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। और इसीलिए अब हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हमारा, अगेन जैसे मैंने रशिया के साथ में आपका डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हमारा डिफेंस है, एनर्जी है। इन केस ऑफ यूएसए हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर डिफेंस कोऑपरेशन है। और भी पिलर्स हैं जैसे कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई, या हाई टेक्नोलॉजी स्पेस सेक्टर में कोऑपरेट करते हैं, क्लीन एनर्जी में हम आपस में कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी दोनों कंट्रीज यहाँ पर काम करते हैं। हालांकि इंडिया एंड यूएस उनके आपस में डिस्प्यूट्स हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, एग्जाम्पल के तौर पे डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट्स थे, लेकिन अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं 2023 में, जहाँ पर इंडिया एंड यूएस ने इसको भी ओवरकम करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से बोला गया कि कुछ चीज़ें जो यूएसए को पसंद नहीं है वो चीज़ नहीं की जाएगी, यूएसए ने भी कहा जो चीज़ें भारत को पसंद नहीं है हम उस पर काम करेंगे। तो ये डिस्प्यूट एग्जिस्ट करते थे, अभी भी वी विल से कि इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा, बट लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। एंड इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर के जब भी नेगोशिएशन आता है उसको लेकर के भी डिस्प्यूट थे, क्योंकि देखिए भारत इस समय पे डेवलपिंग कंट्री है, राइट। और बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री आप अपना हाई टेक्नोलॉजी तो है नहीं आपके पास, तो फॉसिल फ्यूल वगैरह यूजेज बहुत होता है, और इस वजह से जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको लेकर के जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी हद तक बात करती हैं कि भारत की तरफ से भी बहुत कार्बन एमिशन होता है, उस पर जो है लगाम लगाई जाए, ये सभी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है, राइट। क्योंकि देखिए जो कार्बन एमिशंस हुए हैं या जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है, जो क्लाइमेट चेंज आज को समय पे देखने को मिल रहा है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की देन है। बिकॉज एक समय पे इन्होंने इस बारे में बात शुरू की, ठीक है, जब खुद ये पूरे तरीके से डेवलप हो चुके थे, इनके पास आज के समय पे हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें इतना एमिशन नहीं होता है, और भारत अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज जो है थोड़ा पीछे है, थोड़ा नहीं बहुत पीछे है उस मामले में। अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है होता नहीं है। हमने देखा था कि रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने लग गया है। अब वैसे ही कुछ डेवलपमेंट्स यूएसए के साथ में हुई, जहाँ यूएसए ने ये प्रॉमिस किया कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी यहाँ पर होगा। हालांकि ऑन ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अभी तक उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा, यूएसए ने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ में मिलकर के जॉइंट रिसर्च भी करेंगे और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोडक्शन वगैरह भी किया जाएगा, इनोवेशन भी किया जाएगा। अब देखते हैं ये कितना काम होता है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सेकंड्स में हो जाती हैं, या एक दो महीने के अंदर जो है इस पे काम शुरू हो जाता है। इट टेक्स टाइम, ठीक है। इसके अलावा वीज़ा रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे H1B वीज़ा को लेकर के इशू हो जाता है। बाकी क्योंकि
वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के स्पेसिफिकली जो भारत की जेनेरिक मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लेकर के जो है यहाँ पर होते हैं प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में अगर कोई दवाई सपोज कीजिए कि $2 में बन रही है, वही दवाई अगर बाहर देखोगे यूएस में या कनाडा में कहीं पे, तो वही दवाई जो है $180 में बिक रही होगी, दैट इज़ द ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन भारत उसका जो जेनेरिक वर्जन है वो बनाता है और वो इफ़ेक्टिव भी बहुत होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये इसको लेकर के भी काफ़ी मुद्दे हैं जो सामने आते हैं। आपको उन मुद्दों पे गहराई में नहीं जाना है, कौन सी दवाई किस चीज़ को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि मुद्दा का कोर क्या है बेसिकली। बाकी सब चीज़ें तो जो डेवलपमेंट्स होती है उन डेवलपमेंट्स में बहुत सारे फैक्ट्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्स आप उस समय पे कवर कर सकते हैं, बट कोर मुद्दा आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा मुद्दा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया और यूएस की जब भी इसीलिए बात की जाती है, थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई टेल यू अबाउट हिस्ट्री ऑफ देयर रिलेशंस, तो यूएस जब रूजवेल्ट उस समय पे प्रेसिडेंट थे, तो रूजवेल्ट वाज इन फेवर ऑफ कि भारत को जो है आज़ादी दी जाए, और भारत को आज़ादी दी जाए ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि भारत अपने आप जो है डिसाइड करे कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी चीज़ें होंगी। तो भारत के शुरुआती टाइम में जब आज़ाद हुआ भारत, तो यूएसए ने उस समय पे भारत को काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी एड भी प्रोवाइड की। हालांकि क्योंकि उस समय पे भारत ने अपनी आज़ादी के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कैपिटलिज्म पे बेस ना करके सोशलिज्म पे बेस की। नेहरू उस समय पे थे, और नेहरू जो है सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। हमने ये भी देखा है कि हाउ नेहरू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेबियनिज्म, राइट। तो फेबियनिज्म इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ सोशलिज्म ओनली। पेपर 1 सेक्शन ए में हमने ये बात पढ़ी है। तो इसीलिए भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है सोशलिस्टिक पैटर्न पे डेवलप करनी स्टार्ट की। वहीं पर यूएसए की कैपिटलिज्म पे बेस थी, और इस वजह से दोनों ही ऑपोजिट कैंप्स में देखे जाने लगे। मतलब यूएसए जो है कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था, और भारत को सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के कैंप में देखा गया। और ये कारण था कि यूएसए जो है उसने पाकिस्तान के साथ में अपना अलायंस बना लिया, और पाकिस्तान ने सेंटो भी ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके के बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रीटीज़ थी सेंटो टाइप की या ये सब। लेकिन आज के समय पे तो खैर नेटो ही है जो रेलेवेंट है, जिस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेंटो के बारे में इतनी बात करनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसीलिए इसको सपोर्ट मिलता था यूएसए की तरफ से, काफ़ी इकोनॉमिक एड, समय समय पे पैसा जो है यूएस की तरफ से आता रहता था। कोल्ड वॉर के समय की बात है। तो पाकिस्तान की वजह से चाइना के काफ़ी क्लोज हो गया, और इस वजह से 1978 में चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। तो बात देखेंगे कि एक चाइना यूएसए पाकिस्तान एक्सिस देखने को मिलेगा, चाइना यूएस एंड पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे कि ऐसा ही कुछ हमने आखिरी लेक्चर में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि आज के समय पे चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक्सिस देखने को मिल रहा है, राइट। और आज के समय पे इंडिया, यूएस, जापान, ये देखने को मिल रहा है आपको, राइट। तो व्हाट यू कैन सी इज कि टाइम्स कितने बदल चुके हैं, चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी हैं। यानी कि कोल्ड वॉर एरा में चीज़ें क्या थी और आज के समय पे चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, इक्वेशंस चेंज हो गई हैं। तो उस समय पे चाइना, यूएसए, पाकिस्तान एक्सेस हुआ करता था, और भारत के लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट था। और अल्टीमेटली इसीलिए भारत नॉन अलाइंड काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहा, और भारत ने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भारत ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी उस समय पे क्योंकि इंट्रोड्यूस किए थे, तो भारत और यूएसए जो है काफ़ी क्लोज आ गए थे। बाकी आपको मैंने रीज़न बता ही दिया है कि दोनों आज के समय पे क्लोज पार्टनर्स हैं, दोनों ही टेररिज्म के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी में इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी एरियाज़ हैं जिसकी वजह से दे हैव बिकम नाउ क्लोज पार्टनर्स, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान में देने वाली हैं। तो इंडिया एंड यूएस रिलेशंस आज के समय पे मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डायलॉग्स हैं यूएसए के साथ में, जो हमारा इंगेजमेंट है वो 2000 के बाद ही शुरू हुआ है, आप ये कह सकते हो। तो लगभग अभी मतलब 25 साल होने वाले होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, कि जब इतना इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब इतना सब कुछ हो चुका है कि नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, क्योंकि अब जो है बहुत सारे डायलॉग फॉरम्स हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इंडिया और यूएस के बीच में इंटरेक्शन होता है। और बहुत सारे मुद्दों पे अब हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हमारे कॉमन इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे इस बारे में और भी ज़्यादा जो है सीमेंट कर दिया गया, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ये कहा गया, जब यूएसए की तरफ से अगले 100 साल की स्ट्रैटेजी रिलीज़ की गई, उसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पॉलिसी में पेपर में कहा था कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके लिए 100 साल अगले में कैसे काम करेंगे इंडिया के साथ में, ये स्ट्रैटेजी रखी गई। इनफैक्ट इन द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना और रशिया को क्रिटिसाइज किया गया, तो इंडिया को अप्रिशिएट किया गया। इंडिया को कहा गया कि यूएसए का क्रिटिकल पार्टनर है पीस और स्टेबिलिटी के लिए इंडो पैसिफिक की। इसके अलावा साउथ एशिया की जो स्ट्रैटेजी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेटेड टू अफगानिस्तान, उसमें भी इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल के फॉर्म में बताया गया। इंडिया को अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया। और रिसेंटली इंडो यूएस कोऑपरेशन जब काउंटर टेररिज्म को लेकर के हम एंगेज कर रहे थे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसए ने अनाउंस किया कि जो भी मेजर टेररिस्ट लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, और अगर उनको अरेस्ट किया जाता है, कोई भी बताता है, तो उस पर काफ़ी सारे ऐसे रिवॉर्ड्स और बाउंटीज़ जो हैं अनाउंस की गई थी कि अगर आप बताएंगे कि कहाँ पर ये टेररिस्ट लीडर्स हैं तो वी विल गिव यू दिस मच मनी, इस तरीके की चीज़ें हैं, राइट। तो अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात आज के समय पे हम क्यों कर रहे हैं जब बाइडेन जो है पावर में है? उसका कारण ये है कि बाइडेन के आने के बाद से अगर आप देखेंगे जो डेवलपमेंट्स हैं, यूएसए एक तरीके से इनविजिबल टाइप का हो गया है, राइट। अब इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, आप देखें 2022 में यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ, या फिर अगर आप देखें कि जो इसी साल 2023 में अगर आप देखें तो वी हैव अब तो लास्ट ईयर ही हो गया, बट स्टिल इन अक्टूबर जो है यहाँ पर आपका गाज़ा पैलेस्तीन जो एरिया है, इज़राइल पैलेस्तीन जो वॉर है, वो यहाँ पर दोबारा से फ्रेश स्टार्ट हो गई। तो अल्टीमेटली इसको लेकर के भी एक फोरम, एक मीटिंग बुलाई गई थी, और वहाँ पर इस बारे में बात हुई कि काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर हुए हैं, और बाइडन भी उस मीटिंग में थे। तो उस समय पे बाइडन के ऊपर सारा ब्लेम डाला गया कि यूएसए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इज़राइल जिस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है, यूएसए वाज नॉट एबल टू, क्योंकि जो वेपन्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि यूएस हैज़ अ कंट्रीब्यूशन इन दैट, तो उस तरीके का ब्लेम जो है यहाँ पर किया गया। खैर, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट और इन सब के बारे में हम वेस्ट एशिया में बात करेंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब से हम बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक की, तो कहीं ना कहीं यूएसए आ जाता है। जैसे चाइना को हम पढ़ रहे थे, तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के साथ में ये पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप, हमने यूएस की बात की। या जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं या यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूएस इज़ एवरीवेयर। तो एक बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, इसीलिए आप इन सारे पॉइंट्स को तो खैर यूज़ कर ही सकते हैं, बट मोस्टली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडिया और यूएस के बीच में, तो मेनली डिफेंस को आई थिंक फोकस करके कुछ पूछा जा सकता है, राइट। तो यूएस, और इसीलिए फिर डिफेंस को भी कवर करते हैं हम, इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन पे बात करते हैं। तो इंडो यूएस कोऑपरेशन में कुछ ऐसा है कि कोल्ड वॉर एरा के मुकाबले काफ़ी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। तो रशिया के साथ में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आज भी 60-70% इक्विपमेंट जो है हम रशिया से ही इम्पोर्ट करते हैं। एक समय पे हमारी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर बहुत थी, लेकिन इस समय पे यूएसए उसको, रशिया के स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि यूएसए की तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट्स,
वेपन्स इंडिया को जो है एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया रशिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप थी उसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे कि इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप थी, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप ज़्यादा थी, ट्रैक वन डिप्लोमेसी ज़्यादा थी, इसीलिए मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन इंडिया और यूएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन तो है, मैसिव एक्सरसाइज भी होती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, डायस्पोरा और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ में एंगेज करते हैं। और ये डिफेंस पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि सडनली ट्रम्प जो है पावर में आ जाते हैं और एकदम से डिफेंस पार्टनरशिप चेंज हो गई। इस पे काम किया जा रहा है 1993 से। 1993 में सबसे पहले एक ग्रुप बनाया गया, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप, और फिर इसके बाद 2005 में इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया गया कि अगले 10 साल तक जो है हम इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। और फिर 2005 में ये साइन किया गया था 10 साल के लिए, तो 2015 में इसीलिए आपको ये डेवलपमेंट दिखा जहाँ से 2+2 डायलॉग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो लॉजिकली बेसिस पे काम हो रहा है। तो इसके चलते अगले 10 साल के लिए फिर से कर दिया गया कि और काम करेंगे, री एंटर किया इस अग्रीमेंट में, तो 2025 तक हो गया। तो अगला डेवलपमेंट आपको डिफेंस में और कोई अगर एडिशन या इस तरीके का दिखता है तो 2025 यानी अगले साल आपको देखने को मिलेगा। तो यूएस की अप्रोच यहाँ पर क्या है, यूएस चाहता है रशिया को रिप्लेस करना, क्योंकि भारत एक बहुत बढ़िया डिफेंस मार्केट है। तो रशिया जो है इस समय पे भारत का मेजर डिफेंस सप्लायर है और उसको काउंटर करना चाहता है यूएस। तो मेनली जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप है ये मेजर पिलर है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, और डिफेंस ट्रेड को इसीलिए इतना इंटेंसिफाई किया जा रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज, पर्सनल एक्सचेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर पायरेसी, एंटी टेररिज्म, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी बायलैटरल एक्सरसाइजेस यूएसए के साथ में की जाती हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, तारकश, टाइगर ट्रायम्फ एंड कोप इंडिया जैसी एक्सरसाइज इसमें शामिल है। खैर ये तो बहुत ही फैक्चुअल डिटेल्स हो गई, बट यू शुड नो कि डिफेंस रिलेटेड जितने भी एक्विजिशन यहाँ पर हुए हैं, इट इज़ लाइक नाउ मोर देन $15 बिलियन। बाकी इंडिया और यूएस ने एक और अग्रीमेंट, एक और इनिशिएटिव यहाँ पर हुआ, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव विच इज़ DTTI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बेका के बारे में बात करते हैं, कॉमकासा और लिमोआ के बारे में बात करते हैं, वैसे ही ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी इनिशिएटिव में अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका ने कहा कि हम इंडिया के साथ में मिल करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडिया के साथ में मिलकर के डेवलप किया जाएगा, को डेवलपमेंट होगा एंड साथ ही साथ को प्रोडक्शन एफर्ट्स यहाँ पर लिए जाएंगे। बाकी 2016 में यूएसए ने भारत को रिकॉग्नाइज किया कि भारत जो है यूएसए का मेजर डिफेंस पार्टनर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। और मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस, इसका मतलब ही यही है कि भाई बाकी जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं यूएसए के, उसके इक्वलेंट है इंडिया, उसके इक्वल है। इसके अलावा भारत को लेकर के यूएसए ने STA1 स्टेटस भी एलिवेट कर दिया। इस स्टेटस STA1 कैटेगरी में डाल दिया भारत को, यानी कि अब आपको ऐसा कोई मतलब लाइसेंस वाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो वो आसानी से मिल जाएगी, जैसे नेटो के जो भी एलाइज हैं यूएसए के, उनको मिल जाती है। इसके अलावा 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग तो है ही। अब 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और दोनों देशों के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं रेगुलर बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं। जब भी उनकी मीटिंग होती है कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको याद होगा हमने जब इंडिया रशिया की पार्टनरशिप पढ़ी थी तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दैट, कि इंडिया और रशिया में पहले एक समय हुआ करता था जब बायर और सेलर की रिलेशनशिप हुआ करती थी, यानी कि रशिया जो है वो बेचा करता था, रशिया वॉज द सेलर एंड इंडिया वॉज द बायर। लेकिन फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया गया कि ये साथ में जॉइंट डेवलपमेंट करने लगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने लगा रशिया,
ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बनाया गया, आपको पता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ही यूएसए ने DTTI इनिशिएटिव स्टार्ट किया, यानी डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक पाथ फाइंडर प्रोजेक्ट है, ये भी स्टार्ट किया गया कि टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी इंडिया के साथ में। तो ये भी अब जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट होगा। इंटर ऑपरेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इंडिया के साथ में 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए गए। पहला था एंड यूज़र मॉनिटरिंग अग्रीमेंट। इससे क्या होता है कि यूएस को इंस्पेक्शन राइट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, कि एंड यूज़र जो भी आप अपना मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह दे रहे हो जो भी है, उसको आगे जा कर के यूएसए इंस्पेक्ट कर सकता है, वो राइट्स मिले। फिर एक था लिमोआ, विच इज़ लॉजिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के जितने भी नेवल बेसिस हैं, जैसे भारत का बेस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अब यूएसए के तो पूरी दुनिया में बेस हैं, तो इसके लिए भारत को बड़ा फ़ायदा होगा कि हम जो हैं इनके जितने भी नेवल या मिलिट्री बेसिस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा कॉमकासा, कॉमकासा का फ़ायदा ये था कि जितने भी कॉमकासा की वजह से जो सेंसिटिव वेपन्स थे हमें नहीं मिल पा रहे थे, अब वो मिल जाएंगे, जैसे सी गार्डियन ड्रोन्स। तो अब इसके अलावा एक अग्रीमेंट बचा था, अब जो बचा था वो भी साइन हो गया 2020 में। ये अग्रीमेंट बचा था बेका, विच इज़ द बेसिक एक्सचेंज कम्युनिकेशन अग्रीमेंट। एक्चुअली में होता क्या है कि जो इक्विपमेंट्स यूएसए की तरफ से दिए जाते थे उसमें आपको पता है कि जीपीएस भी लगा होता था। तो अगर आप IRNSS के मुकाबले अगर देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो जो जीपीएस है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है और एकदम एक्यूरेट जो है आपको टारगेट देता है। मतलब सपोज कीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जैसे मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, इमेजिन दिस कि यही मैप्स आपके अगर एयरक्राफ्ट में लगे हैं फॉर एग्जांपल, और मिसाइल आपको जो है कहीं पर ड्रॉप करनी है अपने एनिमी पे, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी अगर उसमें जीपीएस एक्सेस आपको रहेगा। तो बेका यहाँ पर जो है इसीलिए साइन किया गया ताकि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो भारत के साथ में साइन की मतलब बेसिकली एक्सेस दिया जा सके। तो इसीलिए डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक अच्छी मूव थी और इंटर ऑपरेबिलिटी में बड़ा फ़ायदा करेगी। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है, सपोज कीजिए कि वॉर हुई है कहीं पर स्टार्ट, और इंडिया और यूएस मिल करके जो है उस वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन से फॉर एग्जांपल चलती है इंडिया की नेवी या एयरक्राफ्ट्स वगैरह, और यूएसए की तरफ से उनकी नेवी, उनके एयरक्राफ्ट चलते हैं। तो किसी थर्ड लोकेशन पे वो जा रहे हैं वॉर को रोकने के लिए। तो आपस में ऑपरेट करना, आपस में बातचीत करना, आपस में एक्सचेंज करना, और वो भी एक सिक्योर लाइन ऑफ नेटवर्क पे, कॉमकासा उसमें भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा कॉमकासा की वजह से वो सिक्योर चैनल पे होगा। मतलब कि उसको आप वो इनक्रिप्टेड होगा, उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है आसानी से। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। तो इससे ये होता है कि दुश्मन की सेना को जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो उसके बारे में नहीं पता चलेगा, और आप लोग बहुत इफ़ेक्टिवली काउंटर कर पाएंगे इन केस अगर आपको काउंटर अटैक करना है इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। बाकी यूएसए ने भारत को जो है मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया है, STA1 स्टेटस, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है इसके अंदर, बेसिकली क्या सब डेवलपमेंट्स थी, राइट। आगे बढ़ते हैं कि रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, उसमें भी यही बात की गई कि जो एयर ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, वो जॉइंटली डेवलप किए जाएंगे। ये सब चीज़ें आती हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा दोनों के बीच में, स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंटली काम करेंगे, वैल्यूएबल एसेट शेयर करेंगे लिमोआ कॉमकासा बैका की वजह से। तो ये सब फ़ायदे यहाँ पर रहेंगे, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि यूएसए चाहता है कि भारत रशियन इक्विपमेंट्स को बिल्कुल ही त्याग दे और यूएस के इक्विपमेंट्स को ही पूरी तरीके से यूएसए के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। उसका कारण ये भी है कि अगर मान लीजिए हम कुछ रशियन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं एंड सम इक्विपमेंट्स डिफेंस के हमारे यूएस के हैं, राइट,
तो उनको ये लगता है कि इसके चलते जो यूएस की टेक्नोलॉजी है, जो यूएस की डिफेंस की इंफॉर्मेशन है, मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह की, वो रशिया तक चली जाएगी। तो जैसे कि अब S-400 डील को लेकर के बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक्वायर कर ही लिया उसको, राइट। बाकी STA-1 स्टेटस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और STA-1 स्टेटस की खास बात यह है कि एक एशियन कंट्री के लिए स्पेसिफिकली आफ्टर जापान और साउथ कोरिया, अब जापान एंड साउथ कोरिया तो आपको पता है यूएसए की तरफ से इन दोनों ही कंट्रीज़ को एक्सटेंडेड डेटरेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो इन दोनों के बाद इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड एशियन कंट्री जिसको STA-1 स्टेटस मिला है। एंड इसके चलते भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट भी मिलेगा आसानी से, कोई लाइसेंस की ऐसी ज़रूरत नहीं है, राइट। और हालांकि देखिए अभी क्या है कि अभी तक NSG का मेंबर नहीं बने हैं, तो इस तरीके के इक्विपमेंट्स, इस तरीके के वेपन्स जहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड ऑल इसको ये मतलब है, लेकिन इंडिया इज़ एन एक्सेप्शन फॉर USA, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आई थिंक STA-1 का मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। देन फर्दर जो है, ओके सो इसके अलावा हम जो है ये कह सकते हैं कि जब USA इंडिया की बात करता है तो इंडिया को एज अ मेजर पार्टनर की तरह देखता है। तो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस इमर्ज हुए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की सिक्योरिटी, भारत के नेशनल डिफेंस के लिए ये जो पार्टनरशिप है USA के साथ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो चाइना वाला एंगल भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल आप शुरुआत जब करेंगे बोलेंगे कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट्स होती हैं और बहुत सारे मुद्दों पे इंगेजमेंट होता है। तो यानी हमारी ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप है, मल्टी सेक्टर्स में इंगेजमेंट होता है, डायस्पोरा बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पर प्रेजेंस, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है, राइट। बाकी डेनिस कक्स, एशले जे टेलिस, इनके मैंने व्यू पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं। लेकिन when it comes to a lot of other thinkers like we have डॉक्टर S जयशंकर, तो डॉक्टर S जयशंकर कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टाइज हैं इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये मजबूत ही होगी, कमज़ोर कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत की इकोनॉमी और US की इकोनॉमी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, कोई फंडामेंटल क्लैश नहीं देखने को मिलेगा आज के समय पे। देन वी हैव डेविड मेलोनी, जो ये कहते हैं अपनी किताब डज एन एलिफेंट डांस में, इनका ये कहना है कि भारत और US की जो रिलेशनशिप है इट इज़ लाइक प्रोवर्बियल ब्लाइंड मैन। जैसे मान लीजिए कि एक अंधा आदमी है और सामने उसके हाथी खड़ा है। अब एक अंधा आदमी हाथी को समझने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट एज पर हिम, राइट। बट जहाँ तक लीडर्स की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी की बात की जाए, तो जब भी वो USA के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि US हमारा एक नेचुरल ग्लोबल पार्टनर है, राइट। सो you can write it down maybe if you want to, that US is a natural global partner of इंडिया। और इसीलिए तो आप देखेंगे कि 3 मेजर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन कर लिए गए, राइट। सिग्निफिकेंस उसका बहुत ज़्यादा था डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि अभी भी चैलेंजेस हैं भारत की तरफ से, रेड टेपिज्म बहुत है, मतलब अभी भी बहुत सारा मतलब साइन वाइन चाहिए होते हैं, बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से इतनी जल्दी काम नहीं होता है। बाकी कुछ ऑफसेट पॉलिसीज़ भी हैं भारत की। ऑफसेट पॉलिसी का मतलब होता है कि भारत का ये कहना है कि अगर हम आपके यहाँ से कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो 30% इक्विपमेंट्स हैं या जो भी है, जो भी जॉइंट प्रोडक्शन या कुछ किया जाएगा, उतना पैसा भारत के साथ में मिलकर के कुछ मतलब इनोवेशन, या आप कह सकते हो कि जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उतना हो एक तरीके से। तो इसको लेकर के कुछ इश्यूज आते हैं जिसको लेकर के
यूएसए के जो एक्सपर्ट्स हैं, यूएसए के जो कह सकते हैं लीडर्स हैं, उनका थोड़ा सा रिलक्टेंस देखा जाता है, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यूएसए अभी भी रिलक्टेंट है। बोला तो है यूएसए ने डीटीटीआई के चलते कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, हाई एंड टेक्नोलॉजी आपके साथ में हम शेयर करेंगे, बट ऑन ग्राउंड उतना इफ़ेक्टिव आपको नहीं दिखेगा ये चीज़ें। खैर, बट अकॉर्डिंग टू मोदी जी, यूएसए हमारा नेचुरल ग्लोबल पार्टनर है, और इसीलिए इनका ये कहना है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि दो सरकारें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। यूएसए और इंडिया के रिलेशंस पीपल सेंट्रिक है, पीपल ड्रिवन है, जो डायस्पोरा रहती है या लोग जो चाहते हैं वैसा है। ठीक है, देन वी हैव कमल सिब्बल, जो कहते हैं कि भारत की तरफ से बड़ी ही कन्फ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, क्योंकि भारत की तरफ से क्लैरिटी नहीं दी जाती स्पेसिफिकली यूएसए को, क्योंकि यूएसए जिस तरीके की पार्टनरशिप हमसे एक्सपेक्ट करता है, यूएसए चाहता है कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एलाय बन जाए, यानी कि जितने भी जैसे नेटो के देश हो गए, ज़्यादातर एलाइज ही हैं। तो स्ट्रेटेजिक एलाय इज़ लाइक आप एक तरीके से हर एक एंगल में अलाइन करोगे एक दूसरे के साथ में, राइट। लेकिन भारत जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करना चाहता है, बट यूएसए को कंवल सिब्बल कहते हैं कि इस्टेब्लिश करना चाहता है बेसिकली यूएस, कि भारत, यूएस जानता है कि भारत एक आइडियल स्विंग स्टेट है अगेंस्ट चाइना, राइट। लेकिन भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत प्यारी है, इसीलिए भारत अलायंस के लिए रेडी नहीं होता है। बाकी कमर्शियल डायमेंशन में अगर देखें तो भारत एक बहुत ही बड़ी मार्केट है यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए। अब डिस्पाइट ऑफ कि जियोपॉलिटिकली हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैच करते हैं यूएसए के साथ में, लेकिन अभी तक भी भारत और यूएस के बीच में एक भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो लाइक दिस इज़ अनदर चैलेंज विच वी कैन टॉक अबाउट इन दिस केस। सो दैट्स अनदर डेवलपमेंट विच वी कैन टॉक ऑफ। बाकी मोस्टली डिफेंस का आपका यहाँ पर एंगल है, डिफेंस की जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर ज़्यादा रहती है। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात कर सकते हैं आप, एंड जो फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। बाकी मेनली अगर हम बात करें तो आई थिंक यूएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चाइना के कंटेनमेंट के लिए, राइट। तो क्योंकि चाइना इस समय पे जो है अमेरिकन वैल्यूज़ को चैलेंज करता है, अमेरिका की हेजिमनी सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है। इस समय पे अमेरिका इज़ अ हब एंड स्पोक सिस्टम, इकोनॉमिकली चाइना राइज कर रहा है, डिप्लोमेटिकली राइज कर रहा है, मिलिट्री प्रोफाइल चाइना की एशिया में बढ़ रही है। तो ये यूएसए को जो है, या यूएसए के जो जितने भी रीजनल अलायंस हैं उनको बेसिकली कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है। बाकी चाइना की वजह से यूएसए का जो मिडल ईस्ट पे फोकस था वो हट गया। अब आज के समय पे चाइना पे फोकस था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना से फोकस हटा के दोबारा रशिया पे जा चुका है। तो ऐसे में चाइना के लिए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। खैर, बाकी यस, ऑफिशियली यूएसए की तरफ से चाइना को एक रिविजनिस्ट पावर की तरह देखा जाता है। यूएस की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है 2018 में जो लाई गई थी, 2017 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के चलते दे आइडेंटिफाई दैट यूएसए के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस समय पे चाइना है। चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है उसको लेकर के, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक को लेकर के, किस तरीके से तोड़ना है, स्लाइस करना है, हाउ टू मेक श्योर कि काउंटर करना है इन कंट्रीज़ को, तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो चाइना को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और एशले टेलिस इस बारे में बात करते हैं कि जब से चाइना का इमर्जेंस हुआ है एज अ ग्लोबल पावर, इट हैज़ फंडामेंटली चैलेंज्ड यूएस एज वेल एज इंडिया ऑल्सो, लेकिन अलग तरीके से चैलेंज है। भारत के लिए अगर देखेंगे तो अगर भारत के लिए चाइना को अगर हम देखें तो चाइना अगर और ग्रो करता है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस टू इंडिया, बिकॉज आपको आपके बगल में एकदम दरवाजे के पास में एक नई सुपर पावर इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये परमानेंट इम्पैक्ट डाल सकती है भारत के इन्फ्लुएंस पे, एशिया के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है, और इसके इरिवर्सिबल चेंज हो सकता है। भारत का जो लोकल मिलिट्री बैलेंस है वो गड़बड़ा सकता है। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है भारत के लिए भी, इसीलिए।
और एशले टेलिस इसलिए कहते हैं कि भारत के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं चाइना के साथ में, राइट। इंटरनल बैलेंसिंग की कोशिश की जाती है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग की कोशिश की जाती है, जैसे एक्सटर्नल बैलेंसिंग यूएसए के साथ में हम कर रहे हैं। एंड इंडिया भी एक डोमिनेंट चाइना नहीं चाहता है, और इसीलिए इंडिया और यूएस के इंटरेस्ट जो हैं अलाइन करते हैं। दे वांट टू मैनेज द राइज ऑफ चाइना। तो ना तो इंडिया को पसंद होगा, ना ही यूएसए को पसंद होगा एक ऐसी सिचुएशन देखना जहाँ पर चाइना डोमिनेट कर रहा है और यूएसए कुछ नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि यूएसए की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती चली जा रही है, एंड दिस इज वेलकम्ड बाय दीज कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यही कारण है। और चाइना बहुत हॉस्टाइल भी है। जैसे हर्ष वी पंत ने कहा था कि इनका सजेशन है कि भारत को यूएसए के और करीब चला जाना चाहिए, और अगर जा रहा है भारत तो उसका कारण यही है कि चाइना ओपनली हॉस्टाइल है इंडिया के अगेंस्ट में, और इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे यूएसए के पास जाना ही पड़ता है, ये कंपल्शन होता है। तो कहीं ना कहीं वापस से वही बात आ गई ना कि चाइना जो है वो हमारी लिमिट कर रहा है एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। सो व्हाट कैन बी डन, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड यूएसए व्हेन इट कम्स टू चाइना? चाइना को लेकर के दोनों कंट्रीज क्या कर सकते हैं? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो अभी तक इंडो पैसिफिक में जो रोल है, अनडिफाइंड रोल है। इंडिया एंड यूएस, इनके कंसर्न्स हैं एक दूसरे को लेकर के इंडो पैसिफिक में भी। व्हेन इट कम्स टू चाइना, डेफिनेटली, क्योंकि दोनों ही साइड्स जो हैं दे आर स्टिल अनसर्टेन, राइट, कि कितना कैपेसिटी है, कितनी विलिंगनेस है एशिया पैसिफिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की। तो दोनों को ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू चाइना, राइट, एक दूसरे को लेकर के, कि जो भी डिसीजन हर एक कंट्री ले रहा है स्पेसिफिकली चाइना को लेकर के, उसको ज़ीरो सम गेम की तरह मत देखा जाए, राइट। आई मीन एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हैं, वो ट्रेड बूस्ट कर सकते हैं ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। डेट फ्री लोन प्रोवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को ताकि चाइना का जो डेट ट्रैप है उससे मतलब बाहर निकला जा सके। और आई थिंक यूएसए मस्ट अंडरस्टैंड इंडियाज़ व्यू पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि यूएस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू रिकॉग्नाइज कि इंडिया बाकी सभी देशों के साथ में अपनी पार्टनरशिप मेंटेन करके रखेगा। अगर यूएस को चाइना को बैलेंस करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए के साथ में ही। आई मीन चाइना को बैलेंस करने के लिए आपको रशिया के साथ में भी अपनी पार्टनरशिप रखनी पड़ेगी, एंड आई थिंक यूएसए को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। सो जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं भारत और यूएसए के बीच में, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पॉलिसीज़ सिर्फ चाइना पे ही बेस्ड हों। पॉलिसी मेकर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सिर्फ चाइना के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि ये चीज़ फिर सस्टेनेबल नहीं होगी आगे, राइट। सो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर थिंग्स। बाकी आसियान को लेकर के इसीलिए यूएस काफ़ी वहाँ पर भी इंटीग्रेट करता है, काफ़ी एंगेजमेंट यूएसए की तरफ से होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में आई थिंक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी नॉट जस्ट चाइना बट ऑल्सो रशिया, बट ऑल्सो ईरान। जैसे रशिया और ईरान पे भी सैंक्शंस लगाए काटसा के चलते, तो यूएसए ने कहा ईरान के साथ में भी आप मत डील कीजिए, तो इंडिया के ऊपर वहाँ से भी प्रेशर आया। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस प्रेशर की वजह से इम्पैक्ट होती है, राइट। तो वो सारे एंगल भी आपको कवर करने होंगे। या अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है, यूएसए वॉज देयर, लेकिन यूएसए ने 2021 में पुल आउट कर लिया पूरी तरीके से। तो मिलिट्री विड्रॉल के बाद तालिबान यहाँ पावर में आ गए और चीज़ें जो हैं गड़बड़ा गई, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर यहाँ बढ़ेंगी तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरी चीज़ें फैल करके इंडिया में भी आएंगी, राइट। रेडिकलाइजेशन, टेररिस्ट अटैक्स, ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि अफगानिस्तान को कहा जाता है इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। जो भी पार्टी, जो भी कंट्री यहाँ गई है बर्बाद होके लौटी है। ब्रिटेन को देखिए, बहुत पावरफुल हुआ करता था, जब से अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट इनका हुआ धरा का धरा रह गया सब कुछ। सेम हैपेंड
विद रशिया ऑल्सो। अफगानिस्तान में इन्वेड किया, सब कुछ करने की कोशिश की, खराब, सब बर्बाद। सेम हैज़ हैपेंड विद यूएस। 2001 से 21 तक थे, सोचा कि तालिबान तो अब हट चुका है, कंटेन कर लिया गया है, जैसे ही बाहर निकले तालिबान वापस से राइज हो गया। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द हेजेमनी ऑफ यूएसए अगेन, राइट। और इसीलिए ब्रह्मा चलानी जैसे थिंकर्स भी कहते हैं कि यूएस ने जब एग्जिट किया है तो ऑब्वियसली इंडिया तो काउंट कर रहा था कि हमारे का सपोर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि नेबरहुड में है अफगानिस्तान, बहुत ज़रूरी है उसको कंटेन करना, लेकिन अमेरिका अपना निकल गया, राइट। तो जैसे यूएसए ने कहा था कि भाई अब हमें अफगानिस्तान से निकलना है, हमारे लिए मेजर थ्रेट चाइना में, चाइना को कंटेन करना है। तो उसको लेकर के समीर सरन, एक एम्बेसडर हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि ये कहना कि हम अफगानिस्तान से इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अब हमें बस चाइना पे फोकस करना है, चाइना को कंटेन करना है, ये चीज़ बहुत ही, अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो ये बहुत ही नाइव बात है। मतलब कि आप बहुत इनोसेंट हो, क्योंकि असली बात ये नहीं है। यूएसए ने साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया जो अपने कंट्रोल में उसको चाहिए था, वो उसके हाथ से निकल ही गया, क्योंकि चाइना वहाँ पे पहुँच गया है हर जगह। और इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भारत के लिए, भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए साउथ एशिया में। बाकी मैरी टाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पैसिफिक एरिया पूरा, वहाँ पर भी इंगेजमेंट होता है, राइट। बाकी भारत का ट्रेड सरप्लस एग्जिस्ट करता है, ट्रेडिंग हम करते हैं यूएस के साथ में, वी हैव सरप्लस। तो डिफेंस कोऑपरेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे डिफेंस फ्रेमवर्क, इक्विपमेंट्स, डीटीआई इनिशिएटिव, अग्रीमेंट्स, ये सब आप बात कर सकते हैं। ये सारी ही डेवलपमेंट्स हैं। काटसा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट इज काटसा? काटसा एक यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल लॉ है जो लाया गया था, जिसमें 3 कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाए गए, और उन कंट्रीज़ पे सैंक्शन लगाएंगे जो इन 3 कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करती हैं या डील करते हैं, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया था। तो ये एक्ट पावर देता है यूएस के प्रेसिडेंट को कि एटलीस्ट जो 12, एक सैंक्शन लिस्ट है जिसमें 12 सैंक्शन है, उसमें से 5 सैंक्शन जो हैं लगा सकते हैं, किसी पर्सन पे भी लगाए जा सकते हैं ये, अगर आप एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, इनके साथ में एंगेज करते हैं, जैसे रशिया के डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ में। तो आइडिया यही है कि रशिया की गवर्नमेंट तक जो पैसा जा रहा है, जो रेवेन्यू जा रहा है इनको बाहर से अभी भी ट्रेड करके, वो रोकना है इनको। तो इकोनॉमिक बर्डन जब इनको फील होगा तो अपने आप जो है अपने घुटने टेक देंगे और फाइनली जो है यूएस की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आइडिया था। तो पहला सैंक्शन यहाँ पर लगाया गया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन होगा, ठीक है। और यही कारण है कि इंडिया जो है डॉलर्स में पे नहीं कर पाई, वो भी एक दिक्कत है। इसके अलावा सेकंड सैंक्शन यहाँ पर एक्सपोर्ट सैंक्शन लगाया गया, ठीक है, कि किसी भी कंट्री को लाइसेंस या उसके साथ एक्सपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी। तो खैर ये सभी सैंक्शंस थे, लेकिन भारत को यहाँ पर एग्जाम्पशन दे दिया गया। तो काटसा की हिस्ट्री ऐसी है, ईरान को इसलिए चुना गया बिकॉज उसका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ से लगाए गए। बाकी रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये लगाया गया। जब से क्रीमिया ऑक्यूपेशन किया था, एनेक्सेशन किया था रशिया ने, नॉर्थ कोरिया के ऊपर इसलिए लगाया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह किए हैं। तो ये सब रीजंस हैं इसके। भारत के लिए ये चीज़ बहुत टफ थी, बट अल्टीमेटली दिस इज पास्ट, दिस इज समथिंग जो हो चुकी है। काटसा के बारे में अगर फ्यूचर में कभी बात हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। वी हैव स्कॉलर्स ओपिनियन, वी हैव शिव शंकर मेनन, एक्स डिप्लोमेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, अपनी किताब चॉइसेस में लिखते हैं कि देयर इज़ अ कन्विक्शन इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, यानी कि भारत और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर के एक चीज़ तो साफ है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम यूएसए के साथ में फॉलो करते हैं वो भारत के इंटरेस्ट को ज़्यादा सर्व करती हैं, भारत के फेवर में ज़्यादा हैं, ऐसा मतलब ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को लगता है। हाउएवर ये कहते हैं, लेकिन देयर इज अ कॉन्शियसनेस दैट देयर इज क्रिएटिव टेंशन इन द रिलेशंस, कि अभी भी टेंशन है क्योंकि परफेक्ट तरीके से अलाइन नहीं है,
क्योंकि यूएस की तरफ से एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही हैं, कुछ ज़्यादा हैं। देन वी हैव टेरेस्टा शेफर एंड हावर्ड शेफर अपनी किताब इंडिया एट अ ग्लोबल हाई टेबल, इसमें लिखते हैं कि जो अभी करंट स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ हैं उसकी वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्यों भारत के रिलेशंस यूएसए के साथ में इतने स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जिस तरीके से भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करता है वो काफ़ी मतलब प्रीची दिख रही है, प्रिकलिश है, मतलब कि सिर्फ बोलबाल है या एकदम मतलब प्रीच करता है भारत ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट इट्स नॉट कंप्लीटली उस लाइन में जैसा यूएस या वेस्ट चाहता है। ठीक है, तो ये कहते हैं इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन बेनिफिट्स, कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, विच मीन्स देयर इज अ लिमिट टू विच यूएस कैन एक्सपेक्ट, लिमिट टू विच यूएस कैन रिलाई ऑन इंडिया। और अगर भारत उस लाइन पे नहीं आता है, उस डायरेक्शन में नहीं काम करता है जिस डायरेक्शन में यूएसए एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आगे जा कर के हो सकता है यूएसए जो भारत पे अभी बेट कर रहा है, इतना क्लोजनेस दिखा रहा है, हो सकता है ये लोग दूर भी हो सकते हैं आगे जा कर के। सिमिलरली वी हैव अलाइसा एरिस कहती हैं अपनी किताब आवर टाइम हैज़ कम में दैट इंडिया इज चार्टिंग इट्स कोर्स टू पावर, भारत की पावर इस समय पे उसका स्टेटस बढ़ रहा है और एशिया में स्पेसिफिकली इट्स अ राइजिंग पावर। तो ज़रूरी है अगर यूएसए अप्रिशिएट करेगा भारत की अप्रोच को, और ये कहती हैं कि उल्टा यूएसए को एफर्ट्स करने चाहिए भारत के साथ में अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Similarly, we have Rakesh Sood, we have Happyman Jacob, very important thinker, C. Raja Mohan, again very important thinker. राकेश सूद कहते हैं कि भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यूएसए नेवर हैड टू डील विद एनी कंट्री लाइक इंडिया बिफोर। यूएसए ने कभी ऐसी भारत जैसी देश के साथ में कभी डील ही नहीं किया है, इसीलिए बहुत ही पेचीदा संबंध है दोनों के बीच में। क्योंकि इस समय पे अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक एलाय है, ना ही इंडिया यूएस का एनिमी है, एडवर्सरी है। एडवर्सरी मतलब एनिमी। सो यूएसए को आदत है कि जब भी कंट्रीज को देखता है वो इन्हीं दो नज़रिए से देखता है, इन्हीं दो फ्रेमवर्क से देखता है। या तो वो कहता है कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, आप हमारे एडवर्सरी हैं, आप हमारे दुश्मन हैं। तो राकेश सूद इस बारे में बात करते हैं। वी हैव हैप्पीमैन जैकब, ये कहते हैं अपने आर्टिकल में टू क्लोज फॉर कंफर्ट कि इंडिया को बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि यूएसए के साथ में हमारी पार्टनरशिप बहुत बढ़ रही है। जब यूएसए कहता है कि इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टनर फॉर यूएस, इतना हवा में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बहुत ही केओटिक है। इंडिया को अपने लिए कुछ ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। यूएसए के इतना क्लोज चले गए और बाकी सबके साथ काट दिए रिश्ते, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं फ्यूचर में। क्योंकि यूएसए जो है इंडिया को इकलौता ऑप्शन नहीं रखेगा। ठीक है, ऐसे ही सी राजा मोहन कहते हैं कि अगर आप चाइना के साथ में कंपेयर करें तो इंडिया फेल्स टू इफेक्टिवली कंबाइन पावर, प्रिंसिपल एंड प्रैग्मेटिज्म व्हेन इट कम्स टू चाइना। ना तो भारत पावर में मैच कर पा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में भी अगर देखा जाए तो इतना इफेक्टिव नहीं है। यूएसए के साथ में भी अगर आप देखें तो आई थिंक इनका कहना है सी राजा मोहन का कि भारत जब भी इस पूरी दुनिया को आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखता है कि जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, वो भारत को दूर रखना चाहिए चीज़ें। क्योंकि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है कि मल्टीपल पावर्स हों, एक ही पावर डोमिनेट ना करे और जिसमें से एक पावर भारत भी हो जो इन्फ्लुएंस करे चीज़ों को। बट अब मल्टीपोलैरिटी ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब इंडिया शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और भारत अब आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को छोड़ करके प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे काम करे, जो कि आई थिंक आफ्टर मोदी जी हैज़ कम टू पावर, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, रियलिज्म की तरफ भारत जा रहा है। बाकी अमेरिकन हेजेमनी इज अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड वॉर 1 तक हम देखें कि यूएसए अपना इंटरनली फोकस करता था तो ब्रिटेन उस समय पे डोमिनेट करता था।
यूएसए ने अपने आप को ज़्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंक्लूड ही नहीं किया, लेकिन यूएसए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट करता रहा, ट्रेड और ये सब करता रहा। तो यूएसए आज के समय पे एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट है। यूएसए के पास में जो एक हेजेमन के पास में फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो यूएसए एक आइलैंड की तरह है जिसके कोई ज़्यादा दुश्मन नहीं है। जैसे अगर यूएसए के ऊपर देखेंगे वी हैव कनाडा। कनाडा इज़ नॉट अ थ्रेट टू यूएस। कनाडा में आप देखोगे तो बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट है जो कि बॉर्डर की तरह काम करते हैं, विच प्रिवेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अटैक फ्रॉम कनाडा। तो अगर डायरेक्ट लैंड बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा होता था एकदम स्ट्रिक्ट तो पॉसिबिलिटी थी ऐसी, बट ऐसा है नहीं। दूसरा, कैनेडियन जो आर्कटिक बॉर्डर है वो एक तरीके से शील्ड की तरह काम करता है यूएस के लिए। सिमिलरली नीचे है यूएस के मैक्सिको। मैक्सिको एक बफर जोन की तरह काम करता है। कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो यूएस हेजेमनी को चैलेंज करेगी। दे डोंट हैव दैट मच पोटेंशियल। अब एक चैलेंजर में भी फ्यूचर में कभी डिस्टेंट सेंचुरीज में आगे हो सकता है ब्राज़ील हो, बट ब्राज़ील भी तभी होगा जब ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, ये सारी जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं ये साथ में आए, तब पॉसिबली हम कह सकते हैं कि शायद यूएसए को चैलेंज कर पाए। और दूसरा, तो अगर आप देखेंगे यूएस को, यूएस के इस तरफ है अटलांटिक ओशन, इस तरफ है पैसिफिक ओशन। तो यूएसए दो ओशंस को कंट्रोल करता है, पैसिफिक एज वेल एज अटलांटिक। एंड यूएसए के इसीलिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स है। और दोनों ही साइड आप देखेंगे कि एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है यूएसए को, कोई थ्रेट नहीं होता किसी कंट्री से कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो रही है। उल्टा इन ओशंस के चलते यूएसए को फायदा मिलता है, ट्रेड कर पाता है पूरी दुनिया के साथ में। और अगर आप यूएसए को देखें और कंपेयर करें रशिया के साथ में, तो रशिया इज ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड। सो रशिया की तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मजबूरी है, इट हैज़ टू बी एक्सपेंशनिस्ट, इट हैज़ टू ऑक्यूपाई दिस और दैट, मतलब जियो पॉलिटिकल रियलिटी आई एम सेइंग। क्योंकि सीज प्रोटेक्ट करती हैं यूएसए को, यही कारण है कि यूएसए एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बना पाया और अपनी कल्चरल पावर भी इस्टेब्लिश कर पाया। रैशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेमोक्रेसी से आती है। सो यूएसए की जो सिक्योरिटी है ये अपने आप में एक फैक्टर है कि क्यों यूएस फ्री मार्केट इकोनॉमी को आज भी प्रमोट कर रहा है, क्यों उसको आज भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यूएसए में इंटरनली अगर आप देखोगे तो अंदर ही अंदर यूएसए ने सारी सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज भी बना दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होता है और बहुत ही चीप ट्रांसपोर्टेशन है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। यानी कि एक कोने से दूसरे कोने में अगर आपको कोई प्रोडक्ट यूएस में ही भेजना है, वो बहुत ही ज़्यादा चीप ट्रांसपोर्टेशन है। और यही कारण है कि यूएसए इज़ अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। यूएसए इज़ अ फेवरेट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल भी बहुत है, सिक्योर है ये कंट्री, ठीक है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं यूएस की इकोनॉमी के। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो सिक्योरिटी बहुत हाई है। बाकी टेम्परेचर वाइज देखेंगे तो जोग्राफी वाइज भी आइडियल टेम्परेट जोन में है। तो फूड सिक्योरिटी वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, मतलब यहाँ पर वीट, कॉर्न, ये सब होता है। पेरेरीज आपको पता होगा, जोग्राफी वाइज आपने पढ़ा होगा। तो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। बाकी यूएस ने जो अपनी सॉफ्ट पावर बनाई हुई है पूरी दुनिया में, अपनी जो इमेज बनाई हुई है, पूरी दुनिया मतलब यूएस जाना चाहती है। तो यूएसए ने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई है दैट इट इज़ द लैंड ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी। तो यूएसए ये बताता है दुनिया को कि हमारा जो डिवाइन मिशन है वो क्या है, कि हर जगह आज़ादी, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो थॉमस पेन इनफैक्ट इस व्यू को लेकर के कहा करते थे कि अमेरिका में अगर रेवोल्यूशन आया है तो ये एक इंडिकेशन है कि भगवान जो है एक नया वर्ल्ड चाहते हैं, पुरानी दुनिया को हटा करके एक नई दुनिया
लाना चाहते हैं। मे बी दैट्स वाई अमेरिकन रेवोल्यूशन हैपेंड और डेमोक्रेसी और ये चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। तो यूएस ने अपनी हेजेमनी कैसे बनाई? सबसे पहले तो इंटरनली बहुत फोकस किया। ऐसा नहीं है कि डे वन से बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया या इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। यूएसए ने सबसे पहले इंटरनली खेला कि इंटरनल डेवलपमेंट करते हैं, इसीलिए पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन बहुत लंबे समय तक भी चला। हमने मुनरो डॉक्ट्राइन देखी है, पढ़ी भी है उस बारे में हमने। यूएसए उसका बड़ा फ़ायदा उठा पाया था। स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी क्राइसिस हुआ, मौके पे पहुंच करके यूएसए ने रोक दी वॉर। तो सबको लगा अरे यूएसए तो बड़ा पावरफुल है। फिर यूएसए ने टेक्नोलॉजी में भी बीट कर दिया, एटम बम बनाया सबसे पहले, जापान पे ड्रॉप कर दिया, तो वहां से अपने आप हेजेमनी बन गई। तो यूएसए जो है तब वर्ल्ड वॉर में एंटर किया जब दोनों पार्टीज पूरी तरीके से लड़ लड़ के एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अब आप सोचिए कि दो लोग लड़ रहे हैं और घंटों भर से लड़ रहे हैं। अब कोई आता है एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ में तो वो आसानी से उनको हरा सकता है। तो ये कारण है कि जब यूएसए ने एंट्री मारी और इसमें इंटरफेयर किया, चीज़ें सॉल्व हो गई। सॉल्व क्या हो गई? आई विल से वॉर खत्म हो गई। तो यूएसए ने जो यूरोप में सिचुएशन थी उसका फ़ायदा भी उठाया। इफ़ यू रिमेंबर कि यूएसए पूरा प्लान के साथ काम कर रहा था। यूरोप की सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही खस्ता थी। तो यूएसए ने कहा कि हम मार्शल एड प्रोवाइड करेंगे। मार्शल प्लान यहाँ पर लाया गया, पैसे देंगे, डेवलप कीजिए, हमारे से प्रोडक्ट्स खरीदिए, ये सब कीजिए, लेकिन सब कुछ डॉलर में दिया जाएगा, जो भी लोन, जो भी डेवलपमेंट दिया जाएगा। तो इस वजह से यूरोप का डिपेंडेंस डॉलर पे बन गया और डॉलर धीरे धीरे करके ग्लोबल करेंसी बन गई। तो यूएसए जो है इसीलिए emerged as the major market for यूरोपियन एक्सपोर्ट्स। डॉलर में ही ये सब होने लगा और उस समय पे और कोई कंट्री ऐसी नहीं थी जो मार्केट ऑफर कर सके। ये भी कारण है। बाकी यूएसए ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम की वजह से ग्लोबल करेंसी बना दिया डॉलर को। मॉनेटरी सिस्टम पूरा जो पहले था वो इसी के ऊपर पेग कर दिया गया। मतलब जो गोल्ड वगैरह रखा गया रिजर्व में, उसको भी डॉलर के मुकाबले जो है वैल्यू पूरी क्रिएट की गई, पेग की गई, और इस तरीके से डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। क्योंकि यूरोपियंस के पास में कैश इतना था नहीं, तो उन्होंने अपना गोल्ड दिया और बदले में डॉलर उनको मिला और उस डॉलर से प्रोडक्ट्स जो भी बाय सेलिंग और ये सब स्टार्ट हो गया। और इसके चलते यूएसए के पास में आज के समय पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गोल्ड भी आ जाता है। सो इस तरीके से यूएसए ने अपनी हेजेमनी बनाई, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर किया और उसके अलावा मिलिट्री अलाइंसेस भी बनाए, जैसे नेटो बनाया रशिया को कंटेन करने के लिए, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई सीएटो, इसके अलावा सेंटो यानी कि मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, और इसी सेंटो का पार्ट पाकिस्तान भी बना। और पाकिस्तान तो ऐसा है कि आज के समय पे अपने आप को मिडल ईस्ट कंट्री कहलाता है। पाकिस्तान कहता है कि हम तो मिडल ईस्ट से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए सऊदी अरेबिया के साथ में अपने रूट्स को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है पाकिस्तान, इंडिया के साथ में रूट्स को नहीं एक्सेप्ट करता। तो मिडल ईस्टर्न कंट्री मानता है, तो वही चीज़ सेंटो में भी देखने को मिली आपको। सो यूएस हेजेमनी के चलते देर इज़ अ डिबेट, मैकाइंडर महन डिबेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव एल्फ्रेड टी महन, ठीक है। एल्फ्रेड कहते हैं कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स से गाइडेड है। तो अपनी किताब 1890 में ही इन्होंने ये बात कह दी थी कि जिस कंट्री के पास में सी पावर होगी, मतलब समुद्र में अगर उसने अपनी पावर बना ली या कनेक्शंस, या आप कह सकते हैं नेवी उनकी स्ट्रांग होगी, वही पार्टी डोमिनेट करेगी। तो इनका यही कहना था कि जो भी कंट्री ओशंस को कंट्रोल कर लेगी वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। और अगर ध्यान दें अच्छे से तो इंडियन ओशन इज़ अ की टू 7 सीज। इंडियन ओशन ऐसी जगह पर लोकेटेड है, इधर अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू, देन वी कैन सी रेड सी कनेक्शन यहाँ पर होता है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मतलब मेडिटेरेनियन सी, इन सबको मतलब आपस में कनेक्ट करता है। तो इंडियन ओशन इज़ द की।
राइट। तो इनका ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इंडिया आइडियल स्विंग स्टेट और ये सब आता है इसमें। खैर, तो अल्फ्रेड टी मैन का कहना था कि सभी देशों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अपना जो ओशन है या जो उनके साथ मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उनकी, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि यूएसए ने एक समय पे जब आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी रखी तो उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसीज आर अनेबल टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। डेमोक्रेसीज में स्ट्रेटेजिक सोच नहीं रखी जाती है जब भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और डेमोक्रेसी में स्पेसिफिकली यूएस को देखें तो बहुत ही एक्सट्रीमली लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट किया जाता है, उसको लेकर के भी जो अल्फ्रेड है वो काफ़ी क्रिटिकल थे। तो इनका ये कहना था कि व्हेन इट कम्स टू देयर सिक्योरिटी एंड डिफेंस, यूएसए को एक ऑफेंसिव सी पावर बनना होगा, मरीन पावर बनना होगा, अपनी सी कैपेबिलिटीज बढ़ानी होंगी एंड लैंड पावर से ज़्यादा सी पे ध्यान देना होगा। इससे यूएसए की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो वी हैव अल्फ्रेड टी मैन, ऑन द अदर हैंड वी हैव हाल्फर्ड मैकाइंडर। अब मैकाइंडर ने अल्फ्रेड टी मैन को चैलेंज किया। ये कहते हैं कि नहीं, सी पावर नहीं, अल्टीमेटली इस दुनिया में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी, जिसके पास लैंड पावर होगी। क्योंकि ये कहते हैं कि सी पावर का सोर्स भी लैंड ही है, इट इज़ ऑल्सो लैंड ओनली। कैसे? क्योंकि जो लैंड पावर अगर कोई है उसको एक्सेस मिल जाता है लैंड एक्वायर कर करके, जैसे सोवियत यूनियन है, इट इज़ अ लैंड पावर, लैंड लॉक्ड है। लेकिन अगर अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेता है मान लीजिए, और उसके थ्रू पाकिस्तान, और फिर एक्सेस मिल जाता है ओशन का, तो अपने आप ही लैंड पावर सी पावर भी बन जाएगी और अल्टीमेटली यूएस की हेजेमनी ख़त्म हो सकती है। तो स्पेसिफिकली ये हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये अगर आप कंट्रीज देखें आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, लैंड कनेक्टिविटी है इनकी, एक तरीके से इन सबको वर्ल्ड आइलैंड कहा जा सकता है। तो अफ्रीका स्विस कैनाल और उस सब के थ्रू, ठीक है, यू कैन सी दैट वहाँ पर कनेक्टेड है पूरा। सो अफ्रीका इज देयर। इसके अलावा एशिया, यूरोप, तो अगर ये सारा साथ में कनेक्ट हो जाता है तो इमेजिन कीजिए कितने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज, कितना मटेरियल रिसोर्स होगा, और बाकी सब दुनिया के पास बहुत कम होगा उस हिसाब से। और इसमें ये कहते हैं कि रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, ईस्टर्न यूरोप, ये है पूरा हार्टलैंड जो इसको कंट्रोल करेगा, उसके हाथ में सब है। क्योंकि फर्दर सी पावर तो आप बन ही जाओगे, लैंड को एक्वायर करते करते यू कैन बिकम सी पावर ऑल्सो। तो इसीलिए अगर आप यूएसए को देखें, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, इसको ये कहते हैं ऑल ऑफ दीज आर ऑफशोर आइलैंड्स। ये तो कॉन्टिनेंट एक तरीके से ऑफशोर है। सो सी पावर का एडवांटेज एक बार चला जाएगा अगर लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक बन गया ना, कंसोलिडेट हो गया। जैसे चाइना इस समय पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये मानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो सी पावर की जो एडवांटेज है वो सब जो निकल जाएगी। इसीलिए ये वार्निंग देते हैं यूएसए को कि अथॉरिटेरियन पावर्स अगर हार्ड लैंड में राइज करी, जैसे जर्मनी में, रशिया में, ईरान में, चाइना में, उसको कंटेन कीजिए आप। क्योंकि ये अथॉरिटेरियन पावर्स एक्सपेंशन करते करते पूरा लैंड भी एक्सपैंड कर लेंगे और फिर सी पावर तो आसानी से हो जाएगा। बट इसमें एक और थिंकर हैं, वी हैव स्पाइकमैन। ये आते हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस यूएस की हेजेमनी की थ्योरी में। इन्होंने अपनी किताब ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944 में लिखी गई थी। इन्होंने मैकाइंडर की थ्योरी में और ऐड किया। इनका ये कहना था कि आज के समय पे रिम लैंड स्टेट है, रिम लैंड स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया
स्पाइकमैन ने, एम्फीबियन स्टेट्स जिनको कहा जाता है। ये कहते हैं ये जो रिम लैंड स्टेट हैं, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, यू कैन सी ऑल दिस इन ब्लू कलर, ये सारे रिम लैंड स्टेट्स हैं। तो कहते हैं ये जो रिम लैंड स्टेट्स हैं, इनके पास ना तो पूरी तरीके से नेवल अप्रोच है पूरी, ना ही पूरी लैंड बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। तो रिम लैंड में फ्रांस, जर्मनी, मिडल ईस्ट, इंडिया, चाइना ये आता है। तो ये कहते हैं कि ये जो एम्फीबियन स्टेट्स हैं जो लैंड और सी में पूरे तरीके से नहीं है, बट दोनों जगह कुछ कुछ है इनकी प्रेजेंस, तो यूएसए की इनको लेकर के अप्रोच क्या होनी चाहिए? इनको प्रोएक्टिवली कंटेन करते रहो, राइट, ये इनका कहना था। और कोशिश करो कि यू हैव टू कंटेन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूरेशिया, कि आपस में ये जो यूरेशियन लैंड मास है ये इंटीग्रेट ना हो। लेकिन आज हो क्या रहा है? रॉबर्ट टी कैप्लन ने भी ये कहा कि देखिए आज के समय पे डिवीजन ना हो करके उल्टा यूरेशियन रीजन इंटीग्रेशन देखा जा रहा है। जैसे चाइना की तरफ से भी यूरेशियन रीजन को आपस में कनेक्ट करने की बात चल रही है। तो अगर ऐसा हुआ, ये पूरा कनेक्शन यहाँ से अफ्रीका और ये पूरा जुड़ गया, तो ये भूल जाइए, इनके डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये भी। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज यहाँ प्रेजेंट हैं। एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोप का जो लैंड मास है पूरा, यहाँ पर ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं। तो आज के समय पे ये कोहेरेंस देखने को मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो रॉबर्ट डी कैप्लन इसीलिए कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूरेशिया को इंटीग्रेट कर देगा। अब चाइना भी यूएसए वाली पॉलिसीज ही फॉलो कर रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाएंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया। एंड रिसेंटली इन्होंने अपनी किताब लिखी थी मार्को पोलोज वर्ल्ड, उसमें ये कहा था, ये वापस से यूएसए को याद दिलाते हैं कि 13th सेंचुरी का मंगोल एम्पायर, आपको याद है, मंगोलिया से जो है एक लैंड बेस्ड पावर, एक लैंड लॉक स्टेट, एक ऐसा एम्पायर यहाँ पर क्रिएट किया जिसका इन्फ्लुएंस यूरोप तक जा रहा था। तो ये कहते हैं कि यूरोप की और अटलांटिक ये जो सेंचुरी है ख़त्म हो चुकी है, अब एशिया की पावर डोमिनेट करेगी 21st सेंचुरी में। तो एशिया में से ही कोई होगा और उसमें ये कंट्रीज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक समय हुआ करता था जब वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स डोमिनेट कर सकते थे एशिया की कंट्रीज़ पे, बट अब हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी, अब इतिहास वापस से दोहराया जाएगा। अब एशिया की कंट्रीज़ वापस से यूरोप तक सब जो है इनका डोमिनेशन रहेगा, जैसे एक समय पे 13th सेंचुरी में हुआ करता था। तो कौन से स्टेट्स हैं जो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करेंगे? रशिया कर सकता है, चाइना कर सकता है, ईरान कर सकता है। और अगर कोई वेस्टर्न पावर करेगी तो फ्रांस या जर्मनी एक्सपैंड अगर कर जाए तो कर सकती है। टर्की के चलते भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के इंटरेस्ट पे, अगर टर्की हाथ जोड़ लेता है किसके साथ? हाथ मिला लेता है चाइना, रशिया और ईरान के साथ। बाकी अगर बात की जाए मेक्सिको की, तो यूएस से मेक्सिको को एक थ्रेट की तरह नहीं देखता है, लेकिन मेक्सिको एक फेल्ड स्टेट है। यूएसए मेक्सिको से होने वाले इलीगल इमिग्रेशन को नहीं कंट्रोल में कर पाता है, और इस तरीके के जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, अगर टेररिस्ट वगैरह ये सब एंटर कर गए तो चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। भारत को लेकर के भारत यूएस को चैलेंज नहीं करेगा, इंडिया इज़ नॉट अ चैलेंज। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया का अपना कोई स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, इंडिया एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, इंडिया दूसरों पे डोमिनेट नहीं करना चाहता है। इंडिया सभी कल्चर्स को एब्जॉर्ब करता है, रिस्पेक्ट करता है, इंडिया का डिफेंसिव कल्चर है। इंडिया इनवर्ड लुकिंग है, अपने में रहता है, इंडिया को दूसरों के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है। एंड इंडिया हमेशा से एक ऐसी ज़मीन रहा है जहाँ पर दूसरे आकर के इन्वेड किए हैं, इंडिया कभी बाहर इन्वेजन नहीं करने गया। इसीलिए साउथ एशिया को अगर देखें तो कहते हैं कि इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड रीजन, क्योंकि इंडियंस के दिमाग में कोई ऐसा कोई ग्रैंड डिज़ाइन नहीं है कि हम पूरे साउथ एशिया को ऐसे ऑक्यूपाई करके पूरा एक कंसोलिडेट कर दें। यही कारण है कि इंडिया से ज़्यादा तो पाकिस्तानीज कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इंडिया एक आइडियल स्विंग स्टेट है। अगर
इंडिया का यूज़ किया जाए, जैसे एक समय पे ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, तो बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। एंड इंडिया को एक समय पे इसीलिए ब्रिटेन का ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता था। मतलब उनके ताज में एक हीरा था कि इंडिया भी उनकी कॉलोनी है। क्योंकि भारत की लोकेशन अगर आप देखेंगे, भारत के लोकेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल इंटरेस्ट थे वो सुरक्षित थे। स्विस कैनाल से लेकर के सिंगापुर तक पूरा इंडियन ओशन आ गया, लोकेशन ही ऐसी है। इंडिया एक सिग्निफिकेंट कॉन्टिनेंटल पावर है, तो इंडिया को यूज़ किया जा सकता है चाइना को कंटेन करने के लिए, स्पेसिफिकली तिब्बत प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडियन ओशन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सो ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिकन हेजेमनी से रिलेटेड हमें डिस्कस करने थे। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि हम यूएसए पढ़ रहे हैं, तो अमेरिकन हेजेमनी पे ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो मैंने आपको पहले नहीं बताई। राइट, सो दिस इज लाइक समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। खैर, आगे बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड के बारे में। हालांकि मुझे लगता है कि क्वाड को लेकर के इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाय दिस टाइम, बिकॉज क्वाड इज समथिंग जो हम काफ़ी बार डिस्कस करते ही रहते हैं, बट आई थिंक टू बी एग्जैक्टली फिर भी एक बार बात कर ही लेते हैं। हालांकि क्वाड को लेकर के यू हैव टू रिमेंबर दैट रिसेंटली मिडल ईस्ट में भी 4 कंट्रीज मिल करके काम कर रही हैं, उसको भी नया क्वाड कहा जा रहा है। I2U2 एक बना है यहाँ पर, मिडल ईस्ट में बात करेंगे उसकी। इंडिया, यूएस, इजराइल एंड यूएई मीटिंग्स वगैरह अपनी कंडक्ट कर रही हैं। वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, वहाँ पर किस तरीके से चेंजेस लाए जाएं, वो सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर क्वाड के आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मेनली जो है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के क्वाड इज प्लेइंग अ मेजर रोल। ठीक है, तो we have quad, we have AUKUS. I think we have covered that, we have covered it enough. Quad countries is like self-explanatory because quad is, चलो ठीक है, एक बार फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। quad is nothing but quadrilateral security dialogue। अब एक चीज, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। पहली चीज याद रखनी है, दिस इज इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये सारी कंट्रीज कहती हैं कि फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। तो क्वाड का आइडिया सबसे पहले दिया गया था इन द ईयर 2007। जापान के उस समय पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो एबे। अभी इज नॉट देयर एनीमोर, सो द लेट प्राइम मिनिस्टर ही वाज देयर एंड इन्होंने ये आइडिया जो है इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि जो आइडिया है उस समय पे इतना काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं बना, चाइना के प्रेशर की वजह से। फिर इसके 5 साल बाद 2012 में दोबारा से इन्होंने ये आइडिया दिया कि एशिया का एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड हम बनाते हैं। डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया तीनों ही डेमोक्रेसीज हैं और साथ में यूएस भी आ जाएगा, तो यूएस सेफ गार्ड करेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी मेंटेन करके रखेगा। फिर इसके 5 साल बाद 2017 में, मतलब 2007 से शुरू हुआ, 10 साल के बाद एक डेवलपमेंट होता है जब फाइनली इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, क्वाड एक कोएलिशन है, दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू स्ट्रैटेजी। और जो भी क्रिटिकल सी रूट्स हैं, समुद्र में जो भी इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, उस वहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में वी हैव टू मेक श्योर कि स्पेशली चाइना को कंटेन करने के लिए कि चाइना वहाँ पर इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, कोई प्रेशर या इस तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब ये अलाइन करता है यूएस की पॉलिसी के साथ में कि चाइना को कंटेन करना है ईस्ट एशिया में, और इसीलिए यूएसए ने क्वाड कोलिशन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और कि इसके थ्रू हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा पाएंगे।
तो यूएस कहता है जब भी चाइना के बारे में बात करता है, अलॉन्ग विद रशिया ऑब्वियसली, चाइना एंड रशिया बोथ आर स्ट्रेटेजिक राइवल्स, राइट। यूएसए ने कितनी बार अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में, पेंटागन की रिपोर्ट्स में, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ये सब बातें कही हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न था। ऑस्ट्रेलिया चाइना के जिस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स में चाइना का इन्फ्लुएंस, उसकी यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से बढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसको लेकर के काफ़ी कंसर्न था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। दैट्स वाई आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इट। और बाकी जापान का एंगल तो हमने देख ही लिया था। इंडिया का आपको ऑलरेडी पता है, इंडिया चाइना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ क्वाड इज इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ, राइट। देन वी हैव नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई विल से दिस इज अ फैक्चुअल टॉपिक एज ऑफ नाउ। नेटो को लेकर के जो भी नोट्स होंगे आई विल प्रोवाइड यू in the booklet. If you have any sort of doubt आप पूछ लेंगे, otherwise I think it is again something जो कि अभी at present, because it's a, आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन है, उस समय पे बनाई गई थी। so overall we can say that this is something that can be prepared, but factually थोड़ा ज़्यादा है इस समय पे, ठीक है, क्योंकि अभी कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स इतनी नहीं है जो एनालिटिकली हम देखें फिलहाल के लिए, ठीक है। बट स्टिल नेटो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगी। एंड किस तरीके से आज की इक्वेशन में नेटो काम कर सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वेदर इट इज़ अ सक्सेस और अ फेलियर, दैट पार्ट वी कैन बी आस्क्ड, बट I think mostly in 10 marks maybe, but there are other lot of issues जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Anyways, this is I think it for India-US relations and we are done with this topic as well. तो हमारे अब इंडिया एंड द वर्ल्ड में 5 टॉपिक्स हो चुके हैं, 3 बचे हैं। कल हम अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया पे ध्यान देंगे, एंड उसके बाद हम साउथ एशिया पे आएंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल कंक्लूड दिस सेक्शन एज वेल। बाकी फिर एक लेक्चर और होगा जिसमें बाकी के जो आपके छोटे छोटे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स है, डेमोक्रेसी, जेंडर जस्टिस, वो ख़त्म करके वी विल स्विच टू पेपर 1 सेक्शन बी। बाय द वे, अभी जितना भी पेपर आपका कंप्लीट हुआ है, आई कैन डेफिनेटली से कि मोर देन 80% सिलेबस हम कवर कर चुके होंगे जब ये सेक्शंस दोनों ख़त्म होंगे आपके। उसका कारण ये है कि एक सेक्शन में से आई बिलीव आप 150 मार्क्स का करेंगे, एंड होपफुली वो सेक्शन आपका पेपर 1 सेक्शन ही होगा इन पेपर 1, होपफुली, बिकॉज हमने इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया है। और उसका फ़ायदा ये भी रहता है कि क्योंकि थ्योरी है तो स्कोप ऑफ आपका क्वेश्चन पूछे जाने का ना थ्योरी के चारों तरफ ही रहता है, और टॉपिक्स जो हैं बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जब डायनेमिज्म में हम जाते हैं, जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में जाएं, तो बहुत सारी करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नो डाउट डायनेमिक इजी भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें जो हमें एक्सपर्ट के ओपिनियंस, उनके एनालिसिस और जो एनालिटिकल पार्ट करना होता है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को। बट अल्टीमेटली आई थिंक 80 to 85% आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप पेपर 1 सेक्शन भी कवर करेंगे, ठीक है। So this is it for this session. Thank you very much. Bye bye. Take care.